जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी का एग्जाम एनालिसिस चल रहा है और आज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर की सुबह की शिफ्ट में गणित के कौन कौन से प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। आपका समय कम से कम लगे इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे सॉल्व करके रख लिया है। और अगर आपके पास और भी ज़्यादा समय की कमी है तो आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है तपोभूमि ब्रॉडकास्ट। आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज हैं ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यदि कोण A व कोण P के समद्विभाजक क्रमशः AX व PY की लंबाइयां दी हैं आपको 5.1 सेंटीमीटर और 6.8 सेंटीमीटर, तो आपको इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। मैंने यहाँ पे ये दो त्रिभुज बना दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि ये समरूप है ABC PQR से, यानी A के संगत P है, B के संगत Q है और C के संगत R है। ठीक है, उन्होंने आपको दो समद्विभाजकों की लंबाइयां दे दी, AX की दे दी, PY की दे दी, और आपसे इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया गया है। कल इसके जस्ट उलट प्रश्न आया था कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था, आपको भुजाओं की का अनुपात बताना था। देखिए यहाँ पर आपको किसी भी लंबाइयों का अनुपात दे दिया जाए, चाहे AB का अनुपात PQ से दे दिया जाए, चाहे AX का अनुपात PY से दे दिया जाए, चाहे BC का अनुपात QR से दे दिया जाए, बस संगत लंबाइयों का अनुपात दे दिया जाए तो आप उस अनुपात का वर्ग कर दोगे तो वो आपका क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना, 5.1 आपका जो 5.1 है और 6.8 इनका आप अनुपात निकाल लो और उसका वर्ग कर दो। तो हमने 5.1 और 6.8 को अनुपात निकाला, काटा, ये 17 से कट रहा है तो 3 आ गया ऊपर और नीचे 4 आ गया, 3/4। अब 3/4 का वर्ग कर दो तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात मिल जाएगा, तो 9/16 आ गया, यानी कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, 5:4 का प्रतिशत रूप बताना है, तो 5/4 लिख दो। 5:4 है, इसको 5/4 लिख दो, गुणा 100% का गुणा 100 लिखो और फिर परसेंट का चिन्ह लगा दो। ये पहले से ही बताता रहा हूं, तो 125% आ जाएगा। एक और प्रश्न आया था इस पे कि 1 या 4/20 या 1/5 का प्रतिशत रूप निकालना है, तो वो मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा एक ही जैसे दो क्वेश्चन आए तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3 में x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। तो जहां जहां x लिखा है उसकी जगह -1 लिख दो। तो हमने यहाँ x की जगह -1 लिख दिया, उस पर घात 3 लगी है चढ़ा दी, -1 पे घात 2 लगी है चढ़ा दी, यहाँ -1 ये। फिर हमने बड़ा सावधानी से हल किया, -1 की घात 3 -1 ही होगी, क्योंकि -1 का 3 बार गुणा होगा, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। -1 का 2 बार गुणा होगा स्क्वायर में, तो वो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 लिख दिया, यहाँ माइनस का ही रहेगा। इन सबको जोड़ लिया तो हमारा -7 आंसर आ गया। अब देखिए, हो सकता है इसमें शायद ऐसा प्रश्न भी हो सकता है आया हो कि ये एक बहुपद है, इसके मूलों का जोड़ निकालना है, शायद हो सकता है ऐसा भी आया हो। तो मूलों का जोड़ वगैरह भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे निकाला जाता है, वही कि ये जो दूसरा पद है ये आपका जोड़ को बताएगा, तीसरा पद है ये दो संख्याओं के जोड़ के रूप में बताएगा, और तीसरा पद तीनों के गुणा को बताएगा। ठीक है, तो वैसे मैंने काफ़ी लेक्चर यहाँ पे लिखने का थोड़ा टूल नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलो मैं एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं आपको ये जोड़ वाली और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूंगा जो आपके एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी। यहाँ पर एक चित्र दिया गया था, बेलन था आपका, ठीक है, लंबाई आपकी कितनी थी h 7 सेंटीमीटर और आपकी त्रिज्या थी 3.5 सेंटीमीटर। आपको इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है बेलन का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा। एक तो ये घुमावदार पृष्ठ जो है इसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, और ये ऊपर के जो दो पृष्ठ हैं, ये ऊपर और एक नीचे, इसको समतल पृष्ठ कहते हैं, क्योंकि ये समतल है। तो इन दोनों का जोड़ ही हमारा संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 2πRh, क्योंकि एक रिंग 2πr की है और कितनी रिंग है, h ऊंचाई तक है, तो 2πRh, और ऊपर की एक इसका क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, नीचे वाले का भी πr² हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2πr² हो जाएगा। यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है 2 × 22/7 और r की वैल्यू हमने 7/2 रख दी है। 3.5 सेंटीमीटर को हम 7/2 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, गुणा 7 ऊंचाई लिख दी है, काटा कूटी कर दी है सब कुछ, तो हमारा आ गया 331 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये काटा कूटी खुद से देख लेना, ये मैं नहीं बता रहा आप लोगों को। पांचवा
6वां प्रश्न है हमारा, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस घन का आयतन बताना है। देखिए घन यानी कि क्यूब, ठीक है, क्यूब की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं आपकी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। इसमें 6 पृष्ठ होती हैं, एक पृष्ठ का वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 6 पृष्ठ का 6 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको इसका आयतन बताना है, आयतन कितना होगा, तीनों भुजाओं का गुणा ए गुणा ए गुणा ए यानी ए क्यूब। तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि घन का आयतन कितना है। तो हम इसका 6a स्क्वायर आपका क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठ दे दिया गया है, तो हमने 6a स्क्वायर बराबर 1944 कर दिया, 6 का पक्षांतर नीचे किया, ये 324 हो गया, कट गया यहाँ से, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, √324। a स्क्वायर बराबर 324 सेंटीमीटर था, तो a बराबर हमारा 18 सेंटीमीटर आ गया, a की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पे पुट कर दो, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, घात की घात 3, सॉरी भुजा की घात 3, तो भुजा थी आपकी 18 सेंटीमीटर की, 18 गुणा 18 गुणा 18 तो 5832 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन आ जाएगा। 6वां प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज के 3 शीर्षकों के निर्देशांक क्रमशः x, y, 4, 3, 3,4 है एवं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो x प्लस y का मान बताना है। देखिए दोस्तों, मैंने जो निर्देशांक ज्योमेट्री आपको पढ़ाई थी उसमें मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए थे, ये तीसरे चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है। अगर आपने उनको क्लियर किया है तो आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का एक भी प्रश्न जा नहीं सकता, ठीक है। वहाँ मैंने आपको आव्यूह वाली विधि भी बताई थी, लेकिन मैं यहाँ पे वो वाली नहीं बता रहा हूँ, उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बहुत से लोग। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला बता देता हूँ। x1 अगर मान के चलो कोई भी त्रिभुज है जिसके 3 शीर्ष हैं, एक शीर्ष का आपका निर्देशांक है x1/1, दूसरे का x2/2, तीसरे का x3/3, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और पूरा होल कोष्टक में पहले लिखेंगे x1, कोष्टक में लिखेंगे y2 - y3, फिर लिखेंगे प्लस में x2, फिर कोष्टक में y3/1, फिर प्लस में x3, कोष्टक में y1/2। अब आप कहो कि ये रटना नहीं पड़ेगा, ये देखो चक्रीय क्रम है, हर जगह 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे ही तो आ रहा है ना, 1 2 3, फिर उसके बाद फिर 2 से स्टार्ट हो गया, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट हो गया, 3 1 2। कोष्टक में y को रखना है और बाहर x को रखना है, यानी घटाना y का है, गुणा x से करना है, बस सिंपल, हमेशा याद रहेगा, कभी आप भूल ही नहीं सकते। अब आपको ये बता दो कि यहाँ पर आपके पास ये 3 बिंदु हैं, x, y, 4, 3, 3,4, तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया x2 4 और x3 3 हो गया। y1 आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, y2 3 हो जाएगा और y3 4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप क्या यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह 1 रख दिया, क्योंकि एक क्षेत्रफल है, 1/2 करके पूरा फॉर्मूला लगाया, बहुत ध्यान से पुट करना वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे पूरा सॉल्व किया और ये 2 का पक्षांतर उधर कर दिया, 2 उधर चला गया, फिर मैंने यहाँ पे सब अच्छांतर पक्षांतर करके ये -x/y इधर उधर करके x + y की वैल्यू मुझे पता चल गई, 1 आ गई, x + y कितना आ गया, 1 आ गया आपका सॉल्व करने पर, ठीक है। तो x + y का ही मान पूछा गया था, ठीक है। तो ये PDF में देख लेना, अगर नहीं समझ में आए तो कैलकुलेशन ही मैंने केवल छोड़ी है, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है ताकि आपके समय की बचत हो। 7वां प्रश्न है, गोपी व रमेश की आयु का अनुपात 5:4 है, यदि उनकी आयु का योग 45 वर्ष है तो रमेश की आयु बताइए। गोपी और रमेश की आयु का अनुपात हमने लिख दिया 5:4। हम मान लेते हैं कि गोपी की आयु 5 यूनिट है और रमेश की आयु 4 यूनिट है। अगर इन दोनों की आयु का जोड़ कर देंगे 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट तो कितना है, 45 वर्ष सवाल में दिया है, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/9, पक्षांतर किया तो 5 साल आ गई। 1 यूनिट बराबर पता चल गया 5 साल। अब चाहे रमेश की निकाल ली हो रमेश की निकाल लो, गोपी की पूछे तो गोपी की निकाल लो। तो रमेश की बतानी थी, रमेश की कितनी थी, 4 यूनिट, तो 4 × 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल है तो रमेश की आयु 20 साल हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां प्रश्न था, एक समूह दिया था, डेली जो प्रश्न आ रहा है ना, और उस समूह का औसत दिया था कि 8 लोगों का एवरेज आयु 20 साल है, उसमें एक शिक्षक नया आ गया तो एवरेज आयु 2.8 साल बढ़ जाती है, तो बताइए तो उस नए आदमी की कितनी है। तो ऐसा ही एक प्रश्न था, मैं डेली करा रहा हूं तो क्यों कराएं उसको। एक प्रश्न था कि एक घनाभ की 3 भुजाएं दी गई है, घनाभ यानी क्यूबॉइड इंग्लिश में, जिस क्यूबॉइड ऐसा होता है घन जैसा ही, लेकिन इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 फलक होती हैं और उनका आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, यानी 6 फलकों का जोड़ बताना है कि उनका एरिया का जोड़ बताना है। तो अगर आपकी जो वो है ना विमाएँ ABC हैं, अगर आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ABC है तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 × AB + BC + CA, ठीक है, वर्ग इकाई। ज़्यादा मैं समझा नहीं रहा हूँ कैसे होगा, वैसे तो समझ में आता ही होगा आप लोगों को।
चलो नहीं आता है तो अभी फिलहाल रट लो, क्योंकि मतलब आपको पेपर में जाना है अभी, ठीक है। 10वां प्रश्न है आपका, 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र से 3 गुना आयु में था। आज से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। बताइए पिता की वर्तमान आयु कितनी है। देखो क्या है, ये सवाल बहुत ही सिंपल है और मैंने आयु अनुपात वाले सवाल आपको करके दिखाए हैं कि आयु अनुपात की धमाका ट्रिक, ऐसे करके मैंने आपका एक 15 मिनट का लेक्चर बनाया। उससे कभी भी आजीवन किसी भी एग्जाम में चले जाना, आयु अनुपात का प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता। खैर चलो अब हम यहाँ पे समझा देते हैं। पिता और पुत्र की आयु 5 साल पहले 3:1 था अनुपात, क्योंकि वो कह रहा है कि पिता 3 गुना था तो हमने 3 गुना कर दिया, पुत्र को 1 कर दिया। अब 10 वर्ष बाद वो क्या है, पिता दुगना हो गया और पुत्र 1 यूनिट का है, तो पिता पुत्र 1 इकाई का है, पुत्र डबल का है। 2:1 हमने अनुपात में बदल दिया पूरी भाषा को। वर्तमान यहाँ कहीं होगा, वर्तमान का अनुपात हमें पता नहीं है, यहाँ कहीं होगा। ये वर्तमान से 5 साल पहले की बात है, ये वर्तमान से 10 साल बाद की बात है। यानी इन दोनों बातों में कितने का डिफरेंस है, 15 साल का डिफरेंस है। इन दोनों बातों में 15 साल का डिफरेंस है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि वर्तमान से 5 साल पहले का एक अनुपात दिया है और वर्तमान से 10 साल बाद का एक अनुपात दिया है, तो इन दोनों अनुपातों में 15 साल का डिफरेंस है। अब हमको एक चीज आयु अनुपात के सवालों में हमेशा याद होनी चाहिए कि जो डिफरेंस होता है आयु का, कि मैं और मेरे पिता के बीच में जो डिफरेंस होगा आयु में, 10 साल बाद भी वही रहेगा और हमेशा वही रहने वाला है, ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं। तो ऐसे ही इसमें कि यहाँ पे डिफरेंस 2 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, दोनों को बराबर करो तो हमारा सवाल बिल्कुल सही पैटर्न में आ जाएगा, फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों को बराबर करने के लिए, डिफरेंस बराबर करने के लिए हमें नीचे वाला जो वो है ना, क्या कहते हैं, अनुपात, उसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने नीचे वाले पूरे अनुपात में 2 का गुणा कर दिया, तो वो नया अनुपात 4:2 हो गया। बात तो वही रही, 2:1 ही है। तो अब यहाँ पर हमने इस सवाल को कर लिया बिल्कुल फॉर्मुलेट। अब हम यहाँ से काम कर लेंगे अपना, ठीक है। तो ये देखो 3:1 और ये 4:2, ठीक है। तो अब यहाँ डिफरेंस भी 2 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 है, ठीक है। यहाँ अब हम देखेंगे कि पिता की आयु कितनी बढ़ी, 3 से 4 हो गई, यानी 1 यूनिट बढ़ी। पुत्र की भी 1 यूनिट ही बढ़ी, 1 से 2 हो गई। सही बात है, दोनों की समान उसमें बराबर ही एज बढ़ेगी, 1 यूनिट बढ़ गई। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इस अनुपात से इस अनुपात तक की दूरी कितनी है, 15 साल। 15 साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई 15 साल। अब आपको क्या है, पिता की वर्तमान आयु बतानी है। हमको यहाँ वर्तमान का तो अनुपात दिया नहीं, लेकिन हम 15 साल पहले की आयु निकाल सकते हैं। 15 साल पहले पिता 3 यूनिट के थे, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 45 साल। और 15 साल पहले 45 के थे, तो वर्तमान में कितने के हो जाएंगे, 50 के हो जाएंगे। ऐसे ही पुत्र वर्तमान में 20 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया। अभी हमने ये 10 प्रश्न ही सॉल्व किए हैं ताकि आपके समय की बचत हो। बाकी प्रश्न थोड़े ठीक ही थे, मैं रात में आपको बाकी के भी प्रश्न डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने शाम की शिफ्ट में पेपर दिया है तो मुझे इस नंबर पर 8839449109 पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। और जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना ना भूलें, तपोभूमि ब्रॉडकास्ट। धन्यवाद, जय माता दी।